हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्लूरल इफ्यूजन। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें दो टाइप की जो है हम कह सकते हैं लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली होती है उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। इसके बीच में क्या होता है, एक प्लूरल कैविटी होती है जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। तो अब इस डिजीज़ में होता क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। जो ये फ्लूइड है, जो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्लूरल फ्लूइड, ये क्या होता है, ये बनता है, उसके बाद क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब प्लूरल इफ्यूजन की डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता रहता है। अब ये एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है, या तो कोई रीज़न ऐसा बनता है जिसकी वजह से ये दोबारा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। फ्लूइड बनता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, किसी भी पॉजिटिव फैक्टर की वजह से क्या होता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वहीं पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है और कंजेशन कोज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सेल ऑल द एयर, सम एयर रजिस्ट इनसाइड विच कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड डिज्निया। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, तो लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इनके अंदर एयर आ गई, इनका साइज ठीक है, लेकिन ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो एयर है वो अंदर कहीं ना कहीं रह जाएगी और फर्दर क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और डिस्निया को लीड करेगी। अब इसकी इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो किसकी वजह से हो सकता है, अगर किसी को क्रोनिक हार्ट फेलियर वाली डिजीज़ है, यानी कि किसी को क्रोनिक हार्ट फेलियर हुआ है, किसी को किडनी डिजीज़ है, या किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासिटिक किसी को इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले इन्फ्लामेशन होएगी, उसके बाद नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, जो भी वहाँ पे सेल्स या टिश्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से हमें क्या है, बाद में प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे फ्लूइड एब्जॉर्ब ना हो। ट्रोमा हो गया, कोई चेस्ट ट्रोमा हो गया, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी कि खुद के सेल खुद ही को इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई केस हमें देखने को मिल गया, तो वो क्या है, प्लूरल इफ्यूजन कर सकता है। उसके बाद अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कि किसी को पहले से ही रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो जो क्रिएट होगी तो उसकी वजह से हो सकता है। जिस फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कोई प्री एग्जिस्टिंग लंग्स डिजीज़ थी, वही बात है कि अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है पहले से ही तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद अगर कोई क्रोनिक स्मोकर है, स्मोकिंग क्या होती है, हर एक जो भी हमारी लंग्स की डिजीज़ होगी उसको क्या करेगी, और ज़्यादा उसको बढ़ावा देगी, और ज़्यादा होने में उसको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, एक तरीके से उसको सपोर्ट करती है कि वो और ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नियोप्लेसिया अगर किसी को हो रहा है तो वो होता है। अगर कोई अल्कोहल अब्यूज़ करता है, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, तो वो केस हो सकता है। और कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्टबर्न देखने को मिलता है। कई बार जो है हमें कफिंग वगैरह हो जाती है, यानी कि क्या होता है, किसी ना हर किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ना कोई ज़रूर होते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन मोस्टली मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कोई मेडिसिन ले रहा है, या फिर ऐसा लगा लो कि किसी की कीमोथेरेपी चल रही है, या किसी को हमने इम्यूनोसप्रेसेंट जो थेरेपी होती है हमारी जिसको हम देते हैं इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए, तो वो अगर मेडिसिन किसी की चल रही हैं तो उस केस में क्या होता है, ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी इसमें क्या होती है, पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी प्लूरल कैविटी में। उसकी वजह से जो प्लूरल फ्लूइड बनता है वहाँ पे प्लूरल कैविटी में, उसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो फ्लूइड वहीं पे क्या है, एक्यूमुलेट होता रहेगा। एक्यूमुलेट होएगा तो वो वहाँ पे कंजेशन कोज करेगा, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होएगी ब्रीदिंग में, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, कफ हो सकती है जो कि प्रोडक्टिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज फ्लूइड जो है इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, कंजेशन वगैरह कोज हो रही है, तो स्पूटम की फॉर्मेशन हो सकती है। और हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसकी कोजेज़ में हमने पढ़ा कि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगल किसी भी वजह से हो सकता है। तो अगर वो चीज़ है तो वो हमारे लंग्स में कोज करेगी, वहाँ पे पस या फिर हम कह सकते हैं स्पूटम का फॉर्मेशन कराएगी। ठीक है, तो हमारी कफ क्या है, प्रोडक्टिव हो सकती है। चेस्ट कंजेशन होएगा, इन्फेक्शन वगैरह है तो फीवर देखने को मिलेगा। चेस्ट में कंजेशन है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कोई ना कोई क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, तो चेस्ट पेन रहेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी बिकॉज ऑफ कंजेशन, और जो एयर अंदर रह रही है, जो एक्सेल नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, उसकी वजह से वीजिंग साउंड आएगी। हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा,
क्या होगा फिर साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस कैसे होगा, पहले नेल पे दिखेगा, फिर फिंगर टिप्स पे, उसके बाद लिप्स पे। ये क्या होगा, इसका एक पाथवे होगा जो ये साइनोसिस फॉलो करेगा कि पहले हमें नेल्स पे देखने को मिलेगा, उसके बाद फिंगर टिप्स पे एंड देन लिप्स पे। उसके बाद लेथार्जी रहेगी, फटीगनेस रहेगी और वीकनेस रहेगी हमारी बॉडी में। एडिमा रहेगा, हमारी जो पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर वेनस रिटर्न रहेगा। जब हमारा प्रॉपर हाइपोक्सिया हमें हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल ही नहीं रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें फर्दर वहाँ पे क्या है, वेनस रिटर्न हमारा इफेक्ट होएगा, जिसकी वजह से हमें एडिमा देखने को मिलेगा हमारी पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरे कराएंगे, चेस्ट का फंक्शन टेस्ट कराएंगे, जो किडनी की होती है और जो लीवर होता है उनका फंक्शन टेस्ट कराएंगे, साथ में लंग्स फंक्शन टेस्ट भी हम कराएंगे कि इन तीनों में से किस में प्रॉब्लम है वो हम चेक करेंगे। स्पूटम कल्चर करेंगे, सीबीसी कराएंगे, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कि कितने डब्ल्यूबीसीज हैं, कितने आरबीसीज हैं, वो सब चेक कराएंगे। स्पायरोमेट्री करेंगे, उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, म्यूकोलाइटिक देंगे बिकॉज स्पूटम फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे, एंटीटसिव्स देंगे, स्टीम इनहेलेशंस देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटीपायरेटिक और ब्रोंकोडायलेटर्स, ये सारी क्या है मेडिकेशंस हैं जो हम इस पेशेंट को दे सकते हैं जिसको प्लूरल इफ्यूजन है। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है थोरोसेंटेसिस। इसमें क्या करते हैं कि अगर थोड़ा फ्लूइड है, ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वहाँ पे, तो हम एक फाइन नीडल लेके उसको एस्पिरेट कर लेंगे, उसको वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, तो उसको हम कहते हैं थोरोसेंटोसिस। उसके बाद आता है थोरेक्टमी। थोरेक्टमी में क्या करेंगे हम, जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम नीडल से एस्पिरेट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे सेकंड रिब्स होते हैं उनके बीच से हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं प्लूरल कैविटी में, और उस ट्यूब एक तो इंसर्ट कर दी हमने लंग के अंदर, और जो उसका जो दूसरा पार्ट होता है उस पर हम एक कंटेनर अटैच कर देते हैं, और जो लंग्स के पास हमने उसको भेजी, मतलब लंग्स के अंदर जो हमने उसको अटैच किया है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट किया है उसको सूचर से सिक्योर कर देते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल जाए। बिकॉज अगर फ्लूइड वहाँ पे नीचे कंटेनर में इकट्ठा होएगा तो ग्रेविटी से फ्लूइड तो नीचे आ रहा है और कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो हैवी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, ट्यूब जो हमने इंसर्ट की थी वो बाहर निकल सकती है प्लूरल कैविटी से, तो उसको बाहर वो ना निकले उसके लिए हम उसको क्या कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सूचर्स। उसके बाद थर्ड आता है ओपन रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो पार्ट नेक्रोट हो गया है, जो पार्ट नेक्रोसिस जिस पार्ट का हमें देखने को मिलता है, जो नेक्रोटाइज हो गया है, हम उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉम्प्लिकेशंस की। तो प्लूरल इफ्यूजन की वजह से हमें न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है, यानी कि जो हमारे प्लूरल कैविटी होती है उसमें हमें एयर देखने को मिल सकती है। हीमोथोरेक्स हो सकता है, यानी कि प्लूरल कैविटी में ब्लड देखने को मिल सकता है। और उसके बाद क्या है, हमें एम्पाइमा भी देखने को मिल सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन।